शादी से एक दिन पहले मैं घर के लिए निकल पड़ा। घर जाकर देखा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हलवाई बैठे हैं और पूरे घर में टेंट लगा हुआ है। मेरे चचेरे और फुफेरे भाइयों ने कहा, होने वाले डॉक्टर और घर के सबसे छोटे बेटे होने का फायदा मिल गया तुझे, सारी जिम्मेदारियों से बच गया। माँ ने कहा, बेटा क्या ये तेरे आने का समय है? मैंने कहा, मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे। इसके बाद कोई और बात नहीं हुई। खैर, सुबह हल्दी की रस्म और बाकी सारे कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाए गए। फिर शाम को हम बारात लेकर दुल्हन के घर की तरफ चल पड़े। मैंने अपने हाथ में अपना पसंदीदा कैमरा ले रखा था। जब हम दुल्हन के घर पहुंचे तब रात के 8 बज रहे थे। दूल्हे का छोटा भाई और ऊपर से होने वाला डॉक्टर, उस घर के लोग मेरी काफी खातिरदारी कर रहे थे। काफी इंतजार के बाद शादी की रस्में शुरू हुई। दुल्हन भारी लाल जोड़े और लंबे घूंघट में भैया के सामने जयमाला के लिए आई। तब तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। जयमाला के समय जब उसका घूंघट थोड़ा सा पीछे हटा तो मैंने वह बेहद खूबसूरत चेहरा देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कितनी गहराई थी। मैं फोटो खींचना भूलकर बस मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता ही रह गया। उस रात विदाई के बाद जब हम घर लौटे तो माँ ने पान चबाते हुए मुझसे कहा, क्या तुझे अपनी भाभी पसंद आई? मैंने कितनी तलाश के बाद ये लड़की चुनी है। जैसी रूपवती है वैसे ही गुणवती भी। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरे वकील भैया के लिए ये लड़की सच में बिल्कुल सही है। पर एक बात मेरे दिमाग में घूमती रही। मैंने शहर में कितने ही आधुनिक लड़कियां देखी हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी तो कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन इतनी गहरी नजर मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। अगले दिन सुबह उसने कुमकुम से भरे थाल में पैर रखकर अपने लाल पैरों की छाप छोड़ते हुए हमारे घर में गृह प्रवेश किया। माँ ने आरती उतारकर उसका स्वागत किया और उसे घर के अंदर ले गई। मैं उस समय हाथ में कैमरा लिए फोटो खींचने में व्यस्त था। बाकी सब उसके साथ मेरे परिचय करवाया गया। किसी ने कहा, वह जो कैमरा हाथ में लिए खड़ा शर्मीला सा लड़का है वह तुम्हारा इकलौता देवर है। उसने भी हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैं भी मुस्कुरा दिया। रिसेप्शन के हल्के फुल्के श्रृंगार में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिसेप्शन के अगले दिन मैंने अपना बैग पैक किया और हॉस्टल लौटने के लिए तैयार हो गया। पिताजी ने कहा, बेटा अभी तो 3-4 दिन के लिए ही आया था, कुछ दिन और रुक जाना। मैंने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, सामने फाइनल एग्जाम है, अब सीधे 3 महीने बाद परीक्षा खत्म होने पर ही लौटूंगा, तब आकर आराम से कुछ दिन रहूंगा। लौटते समय मैंने उसे देखा। वह गहनों से लदी हुई अपनी मांग में गहरा सिंदूर भरे ऊपर की बालकनी से उदास होकर रास्ते की तरफ देख रही थी। लेकिन 3-4 महीने बाद मेरा घर लौटना नहीं हो पाया। मुझे उसे बहुत पहले ही लौटना पड़ा। हॉस्टल आए हुए अभी 1 ही महीना बीता था कि सुबह मैंने देखा कि मेरे 2 फुफेरे भाई हॉस्टल के सामने खड़े हैं। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया भाई, तुम्हारा बड़ा भाई रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। नदी में नहाते समय पानी का तेज बहाव उसे खींच ले गया। नदी ने उसे वापस तो किया लेकिन बिना प्राणों के। ये खबर सुनते ही मैं तुरंत भाइयों के साथ घर के लिए निकल पड़ा। जब हम घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। मैंने देखा कि हमारे उस सुंदर से घर में अब ना कोई रोशनी थी ना कोई खुशी। वहां तो बस सन्नाटा, चीख पुकार और रोना पिटना। मैंने उसे भी भैया के पैरों के पास बैठकर रोते हुए देखा। माँ ने रोते रोते कहा, बेटा तेरा भाई अब नहीं रहा। मुझे वो सारे दिन याद आने लगे जब मैं भैया के कंधों पर बैठकर घूमा करता था, जब उन्होंने मुझे गोद में उठाकर तैरना सिखाया था। मेरे भैया ने मुझ पर कभी हुक्म नहीं चलाया था। उन्होंने कभी समाज की रूढ़िवादी बंदिशों को नहीं माना। मुझे हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ जीना सिखाया। मैं शायद भैया के पैरों पर सिर रखे बैठी उस लड़की के दर्द को महसूस कर पा रहा था। एक तो नई नवेली दुल्हन का अपना पति खोने का असीम दुख और ऊपर से उसे लगातार ताने और दोष दिए जा रहे थे। कोई कह रहा था शादी को अभी ठीक से कुछ दिन भी नहीं हुए और लड़की ने पति को खा लिया। कोई कह रहा था मनहूस और कुलक्षणी है, जब से इस घर में आई है
घर का सर्वनाश ही हो रहा है। भैया को मुख अग्नि मुझे ही देनी पड़ी। उसके लाल सुर्ख जोड़े की जगह अब एक कोरी सफेद साड़ी ने ले ली थी। कुछ औरतों ने मिलकर उसकी मांग का सिंदूर पोंछ दिया और हाथों की सुहाग की चूड़ियां तोड़ दी। वह चीख चीख कर रो पड़ी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे 13वीं पूरी होने तक घर पर रुकना पड़ा। मातम से भरे उस घर में पहली बार मेरी उससे बात हुई। उसने बताया कि उसकी पसंदीदा लेखक मुंशी प्रेमचंद है, उसकी पसंदीदा मिठाई खीर है और उसका पसंदीदा रंग लाल है। मुझसे बात करके शायद उसे थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे भैया की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? मैंने कहा, पढ़ी लिखी लड़की होकर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? भैया पिकनिक मनाने गए थे और पानी में डूबने से उनकी मौत हुई है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारा समाज अंधविश्वासों से भरा है। लोग बिना किसी तर्क के तुम पर इल्जाम लगाएंगे। तुम इस बात को लेकर अपना मन छोटा मत करो। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अपनी बाकी की जिंदगी इसी दर्द और इन्हीं तानों के साथ गुजारनी पड़ेगी। मैंने पूछा, क्यों? तुम अपने मायके वापस जाओगी? तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है। पूरी जिंदगी अभी तुम्हारे सामने पड़ी है। तुम एक नई शुरुआत करोगी। उसने कहा, सच में तुम्हारे घर वाले ठीक ही कहते हैं। तुम पागल हो। शहर के लोग भले ही ऐसा सोचते हो, लेकिन यहाँ हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। ऊपर से मैं तुम्हारे जैसे बड़े घर की विधवा बहू हूँ। मेरे मायके वाले भी अब मुझे अपने घर में जगह नहीं देंगे। इन कुछ ही दिनों में मेरी उससे काफी अच्छी दोस्ती हो गई। हॉस्टल लौटते समय मैंने अपने कमरे की अलमारी की चाबी उसके हाथ में दी और कहा, मैं तुम्हें दुनिया भर की किताबों का अपना पसंदीदा कलेक्शन देकर जा रहा हूँ। इन्हें पढ़ना, तुम्हारा मन लगा रहेगा। मेरे जाते समय उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे सीने में एक अजीब सा सूनापन छा गया। यह पहली बार था जब मुझे हॉस्टल लौटकर इतनी तकलीफ महसूस हुई। आंखें बंद करते ही उसकी वो गहरी आंखें बार बार मेरे सामने आ जाती थी। इसके बाद मेरा घर जाना बढ़ गया। मैं हर महीने घर जाने लगा और कभी कभी तो महीने में 2 बार। जाते समय मैं उसके लिए शहर की बड़ी मार्केट से प्रेमचंद की किताबें और आंखों का काजल ले जाता था। विधवा बहू होने की वजह से वो अपने शौक और इच्छाओं के बारे में मेरे सिवा किसी और से नहीं कह सकती थी। मेरे घर जाने पर वह बहुत खुश होती थी। अपने हाथों से खाना परोसती थी, पंखे से हवा करती थी और खाली समय में हम बातें करते थे। धीरे धीरे कब मैं उस विधवा लड़की के प्यार में पड़ गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे इसका एहसास हुआ, तब उस प्यार के बंधन को तोड़ना मेरे बस के बाहर हो चुका था। मैंने महसूस किया कि मेरे पूरे मन पर सिर्फ और सिर्फ उसी का कब्जा है। उस बार क्या जबरदस्त बारिश हुई थी। सोकर उठने पर मुझे याद आया कि मैंने अपना पसंदीदा कोट खुद धोकर छत पर सूखने के लिए डाला था। मैं दौड़कर छत पर गया तो देखा सफेद साड़ी पहने वो लड़की बारिश में भीग रही थी। बारिश के पानी में वह कितनी कोमल और प्यारी लग रही थी। ठंडे पानी के स्पर्श से उसका शरीर रह रहकर कांप रहा था। मेरा मन कर रहा था कि दौड़कर जाऊं, उसे बाहों में भर लूं और गर्माहट दूं, उसके भीगे शरीर को चूम लूं, चीख कर कहूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अचानक मुझे देखकर वह चौंक गई। उसने लजाते हुए अपनी भीगी साड़ी से खुद को ढका, सिर पर भीगा घूंघट खींचा और नीचे भाग गई। मैं बस उसके जाने के रास्ते को देखता ही रह गया। हर बार हॉस्टल लौटने से पहले मैं उसके लिए एक चिट्ठी लिख जाता था। उन चिट्ठियों में पनपी दोस्ती की कहानी कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन मैंने जबरदस्ती उसके नरम पैरों को अपने गोद में रखा और शहर से लाई हुई चांदी की पायल उसके पैरों में पहना दी। वह पहली बार था जब मैंने उसे छुआ था। वह किसी डरी हुई हिरनी की तरह कांप उठी थी। हमारा वह वर्जित प्यार दिन ब दिन सबकी नजरों से छुपकर परवान चढ़ने लगा। इसके साथ ही चिट्ठियों के पन्ने भी बढ़ने लगे। एक दिन मैंने उससे कह दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपना सारा प्यार लुटाकर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। उसने कहा, समाज इसे कभी नहीं स्वीकारेगा, मैं एक विधवा हूँ, तुम्हारे मृत बड़े भाई की पत्नी। मैंने भी कह दिया, मैं समाज की इन रूढ़िवादी बातों को नहीं मानता। एक समय ऐसा आया जब मैंने उसकी चिट्ठियों में मेरे प्रति उसका अधिकार भाव देखा। उसने लिखा, तुम अगर किसी और को पत्नी बनाकर इस घर में ले आए तो मैं वह देख नहीं पाऊंगी।
जहर खाकर मर जाऊंगी। मैंने जवाब में लिखा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारा है और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ही बसेरा है। मुझ पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। मेरे मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई। मैंने कुछ क्लिनिक शुरू कर दिए और अच्छी खासी बचत भी कर ली। फिर मैंने तय किया कि मैं एमडी करूंगा। इधर घर पर मेरी शादी के लिए लड़की देखी जाने लगी। मैं उस समय मरीजों को देखने में व्यस्त था और वह आंखों में आंसू लिए बेताबी से मेरा इंतजार कर रही थी। घर लौटते ही आधी रात को हम छत पर मिले। उसने मुझे गले से लगाकर कहा, माँ ने तुम्हारे लिए लड़की देखकर बात पक्की कर दी है। मैंने उसे अपने सीने से और कसकर लगा ली और कहा, कल ही मैं सबसे बात करूंगा। उसकी गर्म सांसों ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी। उसके आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। अगले दिन माँ मेरे कमरे में आकर जैसे ही मेरी शादी की बात करने लगी, मैंने कहा, शादी को लेकर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सब लोग आ जाए। मैंने उसे भी आने को कहा। सबके सामने मैंने कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ। पिताजी गुस्से से बोले, तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने हैवान बना दिया है। मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ताई जी ताना मारते हुए बोली, यह मनहूस अब छोटे बेटे को भी खा जाएगी। अंदर ही अंदर इसके मन में यही सब चल रहा था। सबकी राय मेरे खिलाफ थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम क्या चाहती हो, सबको बताओ। क्या तुम मेरा हाथ थाम कर ये घर छोड़ना चाहती हो और मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो? उसका मेरे लिए प्यार कितना गहरा था। घर के सभी लोगों के सामने उसने अपनी सहमति जता दी। मैं भी उसका हाथ पकड़कर उस घर से निकल गया। उसी दिन पास के एक शिव मंदिर में शादी करके मैं उसे अपने नए किराए के घर में ले आया और हमने अपनी गृहस्थी बसा ली। इस तरह कुछ साल बीत गए। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलने लगी। शहर में एक अच्छे डॉक्टर के रूप में मेरा नाम हो गया। मैंने एक 2 मंजिला मकान खरीदा जिसमें 3 कमरे थे। फिर एक दिन मैं पिता बना। हमारा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ। बच्चे के जन्म के बाद मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। बेटे के 6 महीने का होने पर अन्नप्राशन की रस्म के लिए मैं खुद अपने पुश्तैनी घर गया। मैंने सबको शहर आने का न्योता दिया। मुझे लगा कि शायद अब माता पिता का गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि वे लोग आएंगे भी या नहीं, क्योंकि तब तक अपनी विधवा भाभी से शादी करने के अपराध में हमारे परिवार की काफी बदनामी हो चुकी थी। घर लौटकर मैंने देखा कि वह हमारे बगल वाले कमरे को बहुत खूबसूरत से सजा रही है। मेरे कारण पूछने पर उसने कहा, माँ और बाबूजी इस घर में बहुत अकेले हैं। अगर वे एक बार यहाँ आ गए तो मैं उनके पैरों में गिरकर उन्हें यहीं रोक लूंगी। किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने दूंगी। उसकी ख्वाहिश सच हुई। घर से भले ही कोई नहीं आया, लेकिन माता पिता हमारे घर आए और मैंने भी उन्हें वापस नहीं जाने दिया। उनके आखिरी दिनों में हमने उनकी खूब सेवा की। माता पिता ने एक पोती को भी गोद में खिलाने का सुख पाया। अब हम, हमारे दोनों बच्चे और माता पिता, हमारा एक बहुत ही सुखी परिवार था। मेरी बेटी की आवाज बहुत सुरीली है। एक बार उसे एक टीवी शो में गाने का मौका मिला। कई सालों बाद जब हम पूरे परिवार के साथ अपने पुराने घर लौटे तो मोहल्ले के लोग पुरानी सारी बातें भूलकर उसी को संस्कारी और महान माँ कहने लगे। आज मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ खड़ा हूँ। माता पिता को गुजरे हुए काफी समय हो गया है। बेटी की भी एक अच्छे परिवार में शादी कर दी है। उसकी 2 बेटियां हैं और मैं नाना बन चुका हूँ। मेरा बेटा नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहता है। वह साल में एक बार घर आता है और फोन पर अक्सर हमारा हालचाल लेता रहता है। मेरी विदेशी बहू बहुत प्यारी है। मेरी उसे खूब पटती और वह अपनी सास की भी बहुत लाडली है। इतने सालों में एक एक करके सब अपने जीवन में व्यस्त होकर हमसे दूर चले गए, लेकिन वह हमेशा मेरे साथ रही। मेरे बुरे वक्त में, मेरे बीमारी में, हर पल वो मेरे साथ थी। लेकिन आज वह भी मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने खुद अपने हाथों से उसके दोनों पैरों में महावर लगाकर पायल पहनाई है, उसके माथे पर चंदन सजाया है और उसकी मांग में गहरा सिंदूर भरा है। बेटी और दामाद बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। बेटे ने भी कहा है कि वह जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ आ जाएगा। आज मैं एक बूढ़ा इंसान आंखों में आंसू लिए बस उसके शांत चेहरे को निहारे जा रहा हूँ। जिन लोगों ने कहा था कि इस मनहूस लड़की से शादी करने पर घर का सर्वनाश होगा, मैं भी मारा जाऊंगा, वो लोग आज कहाँ हैं?
ये लड़की तो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर खुद ही चली गई। आज मुझे उस पर बहुत प्यार भी आ रहा है और उसे बहुत शिकायत भी है। मुझे इतनी शिकायत क्यों? अगर मुझे इस तरह अकेला ही छोड़ जाना था तो मुझसे इतना प्यार क्यों किया था? क्यों कहा था कि हर कदम पर हमेशा मेरे साथ रहोगी? हमारे बगीचे में लगे गुलमोहर और अमलतास के पेड़ आज फूलों से लदे हुए हैं। उसने कितने चाव से ये दोनों पेड़ों को लगाया था। वह अक्सर कहती थी, ये दोनों पेड़ तुम और मैं हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े। ये पीला अमलतास मैं हूं और वह लाल गुलमोहर तुम। कमरे में हमारे बिस्तर पर उसका शांत बेजान शरीर पड़ा है। मैंने इस पूरे समय में उसे जी भर के निहारा है, उसके माथे को चूमा है और उसे अपने प्यार से भर दिया है। आस पड़ोस के लोगों को अभी तक उसके जाने की खबर नहीं है। शाम ढलने पर मैं भारी कदमों से अमलतास के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। ये दोनों पेड़ हमारे जीवन भर के अटूट प्रेम के गवाह है। मुझे याद आ गया कि कैसे मैं पास की लगी बेल के फूलों से उसके लिए गहने बनाकर उसे सजाया करता था। मेरी आंखें भर आई, लेकिन आज मैं यहाँ कमज़ोर होकर गिरूंगा नहीं। आज वो भले ही इस दुनिया से चली गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो स्वर्ग के द्वार पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति है। मैं हार नहीं मानूंगा। हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारे पोते पोतियाँ, जो संसार हमने मिलकर बसाया था, मैं उनके लिए जीऊँगा जब तक कि ईश्वर का बुलावा खुद मेरे लिए ना आ जाए। अब मेरी बाकी की ज़िंदगी बस एक मीठा इंतज़ार है, उस आखिरी दिन का इंतज़ार जब मेरी सांसें भी थम जाएंगी और मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंदूंगा तो स्वर्ग में वह उसी लाल जोड़े में माथे पर सिंदूर लगाए और पैरों में मेरी पहनाई हुई पायल छनकाते हुए मुस्कुराकर मुझे गले लगाने आएगी। तब तक मैं यहीं हमारे इन पेड़ों की छांव में बैठकर अपनी इस अर्धांगिनी का इंतजार करूंगा, ताकि मृत्यु के उस पार जाकर हम फिर से एक हो सके, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मेरी उस जीवन संगनी का नाम था मीरा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहने की आशा करती हूँ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।